3 साल के अरसे के दौरान तकरीबन 6 अरब डॉलर IMF से मिलेंगे। मालियाती अदारे जो हैं वहाँ से हमें इजाफी रकम मिलेगी तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर। IMF का IMF के साथ मुआहदा हुआ है। जो मुआहदा साइन किया है, मैं समझती हूँ इससे बेहतर था कि इमरान खान साहब खुदकुशी कर लेते। हम IMF के साथ हुकूमत के मुआहदों को मुस्तरद करते हैं। हम नहीं मानते IMF को, हम नहीं मानते उनके शराइत को। वो हुकूमत जो कहती थी कि हम IMF से कर्जा लेने की बजाय खुदकुशी करेंगे, वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को खुदकुशी के रास्ते पे क्यों धकेल रहे हैं? ये जुमले सिर्फ तनकीदी नहीं है नाज़रीन, इनके पीछे एक एहसास भी छुपा है। हुआ यह है कि हुकूमत IMF के सामने घुटने टेक चुकी है और ये घुटने किन शराइत पर टेके गए, IMF की कौन कौन सी बात मानी गई, कुछ पता नहीं। ये तक मालूम नहीं है कि डील के बाद माशी मुश्किलात से छुटकारा मिलेगा या महंगाई का नया तूफान आएगा। 29 अप्रैल से लेकर 11 मई तक नाज़रीन IMF और हुकूमत पाकिस्तान में मुज़ाकरात होते रहे और फिर खबर आती है कि वज़ीर आज़म ने शराइत नरम करने की हिदायत की है। अब मुआहदा हो चुका है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि शराइत को किस हद तक नरम किया गया है। सरमायाकारों के लिए तो ये मुआहदा बहुत ही नामुबारक, नामुनासिब साबित होता है। आज की खबर, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 34,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से नीचे आ जाता है। इसको ब्लड बाथ का नाम दिया गया है, यानी खून की होली खोली गई इस इंडेक्स के अंदर, जिससे सरमायाकारों के 181 अरब रुपए डूब गए। और कौन कौन सा खानदान डूबा, ये कहानी अलग है। नाज़रीन, क्या IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान का दिफाई बजट दिया जाएगा या फिर हुकूमत अवाम के लिए जो तरक्याती बजट रखती है इस पर कट लगेगा? पाकिस्तान से मुआहदे के बाद IMF ने जो प्रेस रिलीज जारी की, इसमें बयान किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल इकदाम पहले उठा चुकी है। अब वो मुश्किल इकदाम हैं क्या, इस वक्त अखराजात की तकसीम की सूरत हाल क्या है, मैं आपको ये सब बताऊंगा कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ होता है, हमें बचता क्या है। बजट में वफाक के पास है 5,500 अरब रुपए जी। ये आपकी इस वक्त आपकी जेब में इतना पैसा है, अब खर्च कहाँ का होना है इसका हिसाब लगाते गए 2,500 अरब रुपए NFC अवार्ड के तहत सूबों के पास चले जाते हैं। फिर जनाब 2,000 अरब रुपए, इससे ज्यादा रकम जो है वो कर्ज की किस्त अदा करने में चली जाती है। दिफा का बजट है 1100 अरब रुपए। अब सूबों को जो रकम दी जा रही है नाज़रीन, वो तो कम होने से कटौती नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी, जो कि फिलहाल मुमकिन नहीं है। अब पीछे क्या बच गया? दिफा का बजट और तरक्याती बजट। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर होने क्या जा रहा है। अब एक बात तो तय है कि बिजली मजीद महंगी होने जा रही है और टैक्स भी बढ़ सकता है, और डॉलर की कीमत पर भी हुकूमत का अब कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये IMF की उन शर्तों में से एक शर्त थी। IMF हमें 6 अरब डॉलर कर्ज दे रहा है, तो इन पैसों की वसूली भी IMF यकीनी बनाएगा। कैसे यकीनी बनाएगा, क्या, ये तमाम सूरत हाल बड़ी ही अजीब है कि आखिर एग्जैक्टली होगा क्या, ये शर्तें क्या हैं और कितनी कड़ी हैं। नाज़रीन, अभी तक ये तफसीलात राज में, लेकिन एक झलक दिखाई है मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने, वो सुनने से। बिजली की कीमत बढ़ती है जी, तो हमने ये तय किया है कि 300 यूनिट से कम जो भी सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई असर ठीक नेगेटिव ना हो, और 75% जो कंज्यूमर हैं, 75% जो यूजर हैं बिजली के, वो इस एरिया में आ जाते हैं। ये सुन लिया नाज़रीन आपने, IMF पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर कर्ज देगा, ताहम अभी आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी हतमी मंजूरी देनी है। पाकिस्तान को यह कर्ज किस्तों में 39 माह के लिए दिया जाएगा, जो 3 साल और 3 माह बनते हैं। जब IMF और हुकूमत पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो गए तो एक प्रेस रिलीज जारी की गई। अब प्रेस रिलीज के मुताबिक फंड का मकसद यह है कि पाकिस्तान में कारोबार के लिए माहौल साजगार बनाया जाए, मईशत के इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज बनाई जाए, इस्लाहात नाफिज, रिफॉर्म्स नाफिज किए जाए, निचली सतह तक ग्रोथ के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी, शफाफियत बढ़ाई जाएगी, ये सब वादे किए गए। अब समाजी अखराजात बढ़ाए जाएंगे, लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर किया जाएगा। प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया गया या एतराफ
इसको कह लें कि हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी लेकिन मुश्किल इक़दाम पहले उठा चुकी है। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख तो ये बता ही चुके हैं कि बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी, आप पे बिजली का बोझ आने वाला है। लेकिन साथ ही नाज़रीन उन्होंने ये कुछ बातें तकनीकी ज़ुबान में की हैं। हमें ये बातें समझना है कि एग्जैक्टली इसका असर क्या पड़ेगा। अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं कि IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल इस्लाहात, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होंगे। मुसलसल पाकिस्तान में हर दौर में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी है, स्टेट ओन्ड कंपनीज जो हैं वो वैसे की वैसी रही हैं, रेवेन्यू जो है कभी भी बहुत अच्छे अंदाज में नहीं बढ़ा सके हैं हम। तो हमें ये देखना है कि अगर हम आगे जाकर अपने लोगों को किसी खुशहाली की जानिब ले जाना चाहते हैं या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं ये हमारे इंटरेस्ट में भी है। अब नाज़रीन ये स्ट्रक्चरल इस्लाहात होती क्या है? बज़ाहिर बड़ा शुगर कोटेड अल्फाज में जो है मीठे अंदाज में कहा जाता है कि जी आप अपना रेवेन्यू, अपनी कमाई बढ़ाएं, यानी हुकूमत अपनी कमाई किस तरह बढ़ाए। अब हुकूमत की कमाई क्या होती है? एक तो हुकूमत आवाम को जो सहूलियात देती है, मसलन बिजली, गैस, पानी वगैरह, इनकी कीमत वसूल करती है। फिर हुकूमत अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपने शहरियों पर मजीद टैक्स लगा सकती है, या उनकी कीमत में इजाफा हो सकता है, जो चीज़ें आपको मिलती हैं बिजली, गैस, पानी, या फिर टैक्स में इजाफा। अब प्रेस रिलीज जो जारी की गई है इसमें तो दर्ज नहीं कि IMF हुकूमत पाकिस्तान से कितना टैक्स लगवाना चाहती है, लेकिन खबरें ये आ चुकी हैं कि 700 अरब रुपए के करीब टैक्स की बात चल रही है। नाजरीन, ये 700 अरब रुपए इजाफी जो है ये कौन देगा? जाहिर है ये पैसा मेरी और आपकी जेब से निकलेगा। अब माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन ने भी ऐसी बात की थी। रोज़नामा जंग में खबर शाया होती है, उसके मुताबिक डॉक्टर अशफाक कहते हैं कि IMF प्रेस रिलीज पढ़ने में गैर वाज़े है। इस बात का तयन नहीं किया जा सकता कि असल में होने क्या वाला है। क्या यही वजह है कि डील भी हो चुकी है और अरकान असम्बली तक इस बात की किसी को भिनक नहीं है कि एग्जैक्टली डील के मंदरजात हैं क्या? हालांकि इससे पहले जब वज़ीर ख़जाना असद उमर थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो IMF से होने वाली डील और एक एक बात पार्लियामेंट की मुशावरत से करेंगे। पूरा अपना जो प्लान है जैसे ही वो फाइनलाइज होता है, जो मेरे ख्याल में अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, हम पार्लियामेंट के सामने ला के रखेंगे और पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली से भी, सेनेट से भी मशवरा भी मांगेंगे कि आपके ख्याल में इसको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। IMF के पास जाएं या ना जाएं, ये फैसला उस वक्त होगा जब इसमें पार्लियामान में बहस हो चुकी होगी, उसके बाद हम फैसला करेंगे। नाज़रीन, अब इस प्रेस रिलीज में एक और अहम लेकिन तकनीकी बात यह है कि ये जो बजट आ रहा है इसमें बुनियादी खसारा कम करके 0.6% किया जाए। अब खसारा क्या होता है? जब बजट बनाया जाता है तो हुकूमत कुछ अखराजात तय करती है, साथ ही यह भी बताती है कि हुकूमत इतनी कमाई करेगी, इतने पैसे हासिल करेगी। और हर बार होता यही है नाज़रीन, हर बार के हुकूमत के अखराजात ज़्यादा होते हैं और कमाई कम होती है। इसके दरमियान के जो गैप है इसको कहते हैं खसारा। जब खसारा कम करना है तो इसका मतलब है कि हुकूमत आवाम पर जो रकम खर्च कर रही है वो भी कम करे। तो माहिरीन मईशत इसे खदशे का इजहार कर रहे हैं कि IMF की यह शर्त पूरी करने के लिए तरक्याती बजट या दिफाई बजट में बड़ी कटौती करना पड़ेगी, और पाकिस्तान ये नहीं करता तो फिर टैक्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी दोनों सूरतों में हुजूर आप ही पिसेंगे, यानी हम आवाम जो है वो पिसेंगे। रोजनामा जंग की एक और खबर कि IMF प्रोग्राम पहले इकदामात करो की सख्त तरीन शर्त पर मुश्तमिल है, और अगर आप IMF की प्रेस रिलीज पढ़ें तो हुजूर इसमें यह एतराफ किया जा चुका है कि हुकूमत मुश्किल इकदामात पहले उठा चुकी। IMF ने जो कहा था वो हम पहले ही मान चुके हैं, और जब हुकूमत मुश्किल इकदामात उठाने का वादा कर रही थी IMF से, इस वक्त वजारत खजाना के आला हुकाम उनके साथ उन मुज़ाकरात में मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि एक खबर के मुताबिक IMF ने जो चाहा हुकूमत ने इस पर रजामंदी का इजहार कर दिया, चुप करके मान लिया। तो क्या अब जो मुआहदा हुआ है वो बेल आउट मुआहदा है या फिर सेल आउट मुआहदा है? इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर इत्तलात, वफाकी मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा। डॉक्टर साहबा शुक्रिया आपके वक्त का। अर्ज ये है कि आपकी अपनी हुकूमत ने कहा था, मैंने कोट भी किया, वज़ीर ख़जाना उस वक्त के असद उमर साहब ने कहा था कि जो भी मुआहदा होगा हम पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, अवाम को और पार्लियामान को इस बारे में एतमाद में लेंगे। क्यों नहीं रख रहे पार्लियामेंट के सामने, और अगर नहीं रख रहे तो कब तक रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये
पहली दफ़ा तो कोई हुकूमत IMF के पास नहीं गई। तमाम वो जो शोर मचाने वाली और आओ बका करने वाली जमातें हैं वो सारी इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, और अगर उन्होंने ये पार्लियामेंट में रखा है तो हम नहीं रख रहे, तो यकीनन उन्हें हमारा गिरेबान पकड़ना चाहिए। हाँ, हम पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए और बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए जब ये आपका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ IMF है उसके पास आपका ड्राफ्ट गया है, अभी आपके 2 फ्रीक्वेंस में बैठ के कंसल्टेशन से कंसेंसस करके एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है और एक एग्रीमेंट पे आप पहुंचे हैं। वो एग्रीमेंट जो है वो फाइनल अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस उनके गया है। जब वो अप्रूवल होके आएगी और एक फाइनल डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा जिसको हम ओन कर सकते हैं या IMF ओन कर सकता है कि हाँ इन अरेंजमेंट्स में हम पाकिस्तान के साथ एंगेज हुए हैं, तो फिर हम उसको पार्लियामेंट में बुलाएं, पब्लिक भी करें, उस पर बहस भी हो और वो तमाम जो अपोजिशन की तशनगी है हम उसको दूर भी करें। तो ये तमाम प्री रिक्विजिट्स, और हमें ये एडवांटेज है कि हम उसको नहीं छुपाएंगे, क्योंकि जो उसके अंदर जिन अवामल की वजह से IMF में हुकूमत को जाना पड़ा, अली उसकी हौलनाक जो पिछली हिस्ट्री है पिछली 5 साल की, और फिर जिस अंदाज से इकोनॉमी को ओवरऑल झटके लगाए गए और 440 वोट के झटके 5 साल इस इकोनॉमी को लगे, इसमें कोई शक नहीं कि उसका खुमियाजा हमें आज पड़ रहा है। लेकिन पिछली हुकूमत की कारकर्दगी को अभी आपसे जब गुफ्तगू हो रही है तो मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट का मुख्तसरन हिस्सा मैं आपके सामने और आवाम के सामने रख देता हूँ, फैसला आपने खुद करना है। वो ये कहती हैं आज सिर्फ नवाज शरीफ ज़ेर अताब नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ज़ेर अताब हैं। कहा था ना तुमको एक शख्स याद आएगा, क्यों आएगा उसका उन्होंने नीचे जो है वो उसकी वजह लिखी है। GDP ग्रोथ 2016 में क्या थी हमारी 4.8, 2017 में थी हमारी 5.7, फिर 2018 में थी 5.8 और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में डॉक्टर साहब जब से आपकी हुकूमत आई है 2.9 से ऊपर नहीं जा रही है हमारी ग्रोथ। तो ये आगो फुगवा अगर पोजिशन कर रही है और किस तरह कर रही है, मैं एक दफा शॉर्ट्स की सूरत में उनकी जुबानी आपको, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, उनकी जुबानी आपको सुना देता हूं, सुन लें वो क्या हुबुका कर रहे हैं, फिर जवाब दीजिएगा। सुनाएं जी जरा। अगर हमने IMF जाना था, चले गए हैं, पाकिस्तान के अवाम की ये तवक्को है कि कुछ उनको बताया जाएगा कि IMF से हमारे क्या वादे हैं, IMF ने हमें क्या कहा है, क्या हमने एग्री किया है और उसके असरात मुल्क पर क्या होंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान का हर शख्स महंगाई से परेशान है। अगर ये जमहूरी हुकूमत है तो फौरी तौर पे IMF के उन शराइतनामे को इस ऐवान के सामने पेश करे। वो हुकूमत जो कहती थी कि हम IMF से कर्जा लेने की बजाय खुदकशी करेंगे, वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को खुदकशी के रास्ते पे क्यों धकेल रहे हैं? सही। IMF के साथ मुआहदा हुआ है और इसकी वजह से जो कल महंगाई का तूफान और सुनामी आएगा, जो कल मुआहदा हुआ है, और 6 अरब रुपए 1000 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगेंगे। गैस बिजली और महंगी होगी, डॉलर प्राइस जो है वो और ऊपर जाएगी, जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी कदर में और कमी आएगी, इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। जो मुआहदा साइन किया है मैं समझती हूँ इससे बेहतर था कि इमरान खान साहब खुदकुशी करें। डॉक्टर साहब अर्ज ये है, जब ये लोग हुकूमत में थे भले ये जो मर्जी करते रहे हों, लेकिन चूंकि आपकी हुकूमत तब्दीली का नारा लगा के आएगी, आपने वो सब कुछ नहीं करना जो इन्होंने पहले किया था, आपने तो मुख्तलिफ करना है। आप क्यों नहीं पार्लियामेंट के सामने लेके आ रहे? अली, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने आप बीती सुनाई है मरियम बीबी साहबा की, इस आप बीती में आप साथ कुछ चीजें ऐड कर लें ताकि वो स्टोरी मुकम्मल हो जाए। उसके अंदर आपको सबसे पहले जो 31 ट्रिलियन यानी 31,000 अरब का कर्जा इस मईशत जब हमारे हवाले हुई है, इसके ऊपर बोझ है। उसके बाद आपने जो इंटरनेशनल लोन्स और बारविंग की है वो 100 अरब डॉलर है। फिर उसके बाद आपका जो तजारती खसारा है वो 37 अरब डॉलर है, यानी 37 अरब डॉलर। उसके बाद आपने एक लड़खड़ाती डूबती सिसकती मैशत आप छोड़ के गए हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं और किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जिस ये ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं
उसी ग्रोथ रेट में ये 5 साल मुल्क के अंदर जिनको आइडियल एनवायरनमेंट मिला, गैस की वो ऑयल की कीमतें इनके एक आइडियल कह लें कि एक बेंचमार्क कंफर्टेबल जोन था। आइडियल एनवायरनमेंट में आपका धरना भी था 126 दिनों का। ये अक्सरियत थी। ये एक्सपोर्ट में 5 साल में ये इनकी 0% इजाफा रहा, जिसकी वजह से इंपोर्ट पे इन्होंने तवज्जो दी और इंपोर्ट जो है उसका रिजल्ट क्या निकला कि डॉक्टर साहब सवाल ये नहीं हो रहा इस वक्त कि आप आईएमएफ के पास क्यों गए, कंज्यूमर बिल्कुल बचा गए बना आईएमएफ के पास, बिल्कुल ठीक है, हम गए इनकी कुताहियां आप बचा गए। मैं इस बात पर तो सवाल करूंगा करने के लिए नहीं डॉक्टर साहब एक लम्हा दीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक गए, आईएमएफ के पास जाना पड़ना था, बल्कि हम तो ये शिकायत कर रहे थे कि पहले क्यों नहीं गए, अपने पहले दिनों में आप लेट गए, आप बिल्कुल ठीक गए। सवाल यहां पर यह है कि जिन शराइत पर आप गए वो शराइत आप आवाम के सामने क्यों नहीं रख रहे? इतना मुबहिम सा एक स्टेटमेंट आ जाता है, उसको पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं रख रहे आप? देखिए, मैंने अली जैसे पहले अर्ज किया कि ये एक कंसल्टेशन हुई है, ये एक कंसेंसस हुआ है, ये नेगोशिएशन के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट जो है जिसके ऊपर साइन हुए हैं, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल इसकी आईएमएफ हेडक्वार्टर से होनी है। जब तक एक फाइनल अप्रूव डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में नहीं आता, हम कैसे मीडिया से शेयर करें, कैसे पार्लियामेंट से शेयर करें? आप उसके मेन जो सेलिएंट फीचर है वो आप शेयर कर रहे हैं कि इसका बोझ जो है वो अवाम पे बिजली की कीमतों के सिलसिले में जो आप 75% हमारे वजीर खजाना कह रहे हैं कि मुआहदा हो गया है, जो है जो इस्तेमाल करते हैं। भाई मुआहदा तो आपका हुआ है, भाई एक एग्रीमेंट कंसेंसस हुआ है, फाइनल अप्रूवल नहीं हुई। फाइनल अप्रूवल आपकी तो फाइनल अप्रूवल के बाद डॉक्टर साहब डिस्कशन किस बात की रहेगी? अगर फाइनल अप्रूवल हो जाता है तो फिर किस बात की डिस्कशन? डिस्कशन तो होती है, आपने तो उसकी इम्प्लीकेशंस पे डिस्कस करनी है ना अली, आपने उसकी इम्प्लीकेशंस डिस्कस करनी है। आपने वहां इस वक्त जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, आपको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको पाकिस्तान के जो इस वक्त चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, उनको ओवरकम करने के लिए मल्टीपल इकोनॉमिक पार्टनर चाहिए। आईएमएफ इज वन ऑफ देम। आईएमएफ के साथ आपकी ये ड्राफ्ट की अप्रूवल के बाद अल्टीमेटली आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपका वर्ल्ड बैंक और दीगर जो मालियाती इदारे हैं उनके साथ आपकी कंसल्टेशन जो है और एंगेजमेंट जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। उसका फायदा आपको क्या होगा कि आप एक मॉनेटरी डिसिप्लिन मैकेनिज्म में जब आएंगे तो दुनिया को ये पता होगा, दुनिया आपकी तरफ ये नजरें लगा के देख रही है कि ये पैसे ले तो रहे हैं, बढ़ेगा, कि वापस कहां से करेंगे? बिल्कुल ठीक है। और वापस करने का जो मैकेनिज्म है उस तरह के एग्रीमेंट से आपके इन्वेस्टर आएगा यहाँ, बिल्कुल ठीक, आपकी इकोनॉमी का पहिया चलेगा और अल्टीमेटली उसके बेनिफिशियरी पाकिस्तान के अवाम होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अब डॉक्टर फिरदौस रशीद अवान साहब से मैं ये जानना चाहूंगा, बतौर वजीर इत्तलात मैं जानना चाहूंगा कि कई शराइत में से एक शर्त यह भी है कि जी हमने अपना बुनियादी जो खसारा है वो कम करना है, उसको हमने 0.6 पर लेके, अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसकी सिर्फ 2 सूरतें हैं डॉक्टर साहिबा, या हम अपना डिफेंस बजट कट करें या तरक्याती बजट कट करें। इमरान खान की हुकूमत इन दोनों में से किस एक चीज पर कट लगाएगी? पहली बात तो ये है कि इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन आप ना करें तो एक आपके घर के अंदर जब आपके पास पैसे कम हो और अखराजात आपके बढ़ जाएं तो आप पहले जो है वो अखराजात अपने कम करते हैं, वो गैर जरूरी जो अखराजात है, डिफेंस और डेवलपमेंट, ये दोनों आपके जरूरी अखराजात हैं। ये तरक्याती बजट या डिफेंस बजट, ये दोनों अखराजात हैं गैर जरूरी, जो आपके गैर जरूरी अखराजात हैं आप उनको कर्टेल करेंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। आमदनी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो अखराजात का बोझ डिवाइड हो जाएगा और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंश्योर हो जाएगा। तो दोनों चीजों पे पैरेलल हम चल रहे हैं। हम वो अननेसेसरी जो आपका एक गवर्नमेंट टैक्स चेकर पे डाके डलते थे, लीकेज होती थी, जो करप्ट प्रैक्टिसेस से आपके वो खजाने पे डाकाजनी होती थी, एक हम उसको रोक रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हम पैरेलल
अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हैं आमदनी बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, जिसमें टैक्स रिफॉर्म है, जिसमें इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हैं, जिसमें आप ये इकोनॉमिक डिसिप्लिन है। अब तो ये सारी चीजें जब बैड अप होंगी तो एक वे फॉरवर्ड बनेगा। जी अल्लाह करे ऐसे ही हो। एक ऐसी चीज है जो नहीं रुक रही, वो है महंगाई और बेरोजगारी, दोनों में इजाफा हो रहा है डॉक्टर साहबा। जब ये चीजें बढ़ेंगी तो फिर रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? अभी जो IMF की शराइत हैं उनसे अगर बिजली महंगी होती है, बाकी चीजें महंगी होती हैं डॉक्टर साहबा, फिर तो महंगाई का तूफान आएगा, लोग बेरोजगार होंगे। इसको डील किस तरह करेंगे? क्योंकि ना अब तक आप 1 करोड़ नौकरियां दे पाए, ना 50 लाख घर बना पाए। अली देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का सबसे पहला फोकस ये था कि जो हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी है और सोसाइटी का वो सेगमेंट जो ये सकत नहीं रखता, बोझ नहीं उठा सकता, उसको हम सबसे पहले इस बोझ को रोकें कि उस पर शिफ्ट ना हो। बेहतर ये जो 300 यूनिट्स पे बात हुई है कि वो 300 यूनिट्स पे जो कंज्यूमर्स हैं जो 300 से कम या 300 के बेंचमार्क को टच करेंगे, उनके ऊपर इन कीमतों का इतलाक नहीं होगा और उनकी तादाद 75% है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर वो बिजली के नर्ख बढ़ेंगे तो वो 25% जो उससे ऊपर वाला बेंचमार्क है उसके ऊपर वाली स्लैब पे जाएंगे। 300 और 300 से कम वालों पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस शाह अवान साहबा हमसे बात करने के लिए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ऐसे ममालिक भी दुनिया में हैं जो कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर भी हैं, लेकिन उन्होंने IMF से कर्ज लिया था और कर्ज वापस ना कर सके। जो कर्ज वापस ना कर सके तो उनके साथ क्या हुआ, ये पूछेंगे माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी और औलिया मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। नाजरीन, IMF और पाकिस्तान में मुआहदा तय पा गया, लेकिन क्या बात इतनी ही सादा है? इस मुआहदे के एवज क्या क्या कुछ गिरवी रखा जा चुका है। अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के लिए गैर रिवायती जंग लड़ने का एक तरीका तय किया गया। अब ये गौर से सुनिएगा, ये खुफिया दस्तावेज है 2008 में जो तैयार की जाती है। आइए जानते हैं नाज़रीन कि इस दस्तावेज में अमेरिका का कौन सा इंतहाई अहम राज फाश हो गया था। अब आपकी तवज्जो चाहिए, और ये हम तक कैसे पहुंची। हुआ यूं नाज़रीन कि ये दस्तावेज विकीलीक्स के हाथ लग गए, इसने इसे लीक कर दिया। इस दस्तावेज के मुताबिक भी एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, जो कि हमें नजर आ रहा है। नाज़रीन, मैनुअल में एक तस्वीर के जरिए रिवायती और गैर रिवायती जंग का फर्क वाजे किया गया है। देखें, ये रिवायती जंग में हुकूमत और इसकी फौज को निशाना बनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि अवाम इससे दूर रहे, लेकिन गैर रिवायती जंग में हुकूमत और अवाम पर असर अंदाज होता है एक खास सेट, एक खास गिरोह। फौज को निशाना बनाया जाता है और इस गैर रिवायती जंग में हथियार इस्तेमाल होता है किसका? मईशत का। अब ये होता कैसे है? दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक जो आलमी मालियाती इदारे हैं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, बाजार लगता यह है कि ये आजाद इदारे हैं, लेकिन इन इदारों को जो मुल्क फंड जारी करता है, क्योंकि इनके पास पैसे कहां से आते हैं आपको हमें देने के लिए, कुछ ममालिक हैं जो इनको फंड करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये इस मुल्क के जेर असर होते हैं, उसकी हर बात मानते हैं जो इनको पैसा देता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अमेरिका IMF को सालाना 170 अरब डॉलर्स देता है। वर्ल्ड बैंक का जो सदर होता है आमतौर पर इसकी तकर्री भी अमरीकी सदर की रजामंदी से ही होती है, और वर्ल्ड बैंक पर अमरीकी वजारत खजाना का असर रसूख भी होता है। यानी अमरीका किसी भी मुल्क पर असर अंदाज होना चाहे तो इसे अपनी फौज भेजने की जरूरत नहीं, वो गैर रिवायती जंग लड़ते हुए मईशत का हथियार इस्तेमाल कर सकता है। और आपको याद होगा जब IMF आगाज में, इस हुकूमत के आगाज में IMF के पास जाने की जब बात हो रही थी तो अमेरिका आड़े आ गया था और ये कहा गया था कि अमेरिका नहीं चाहता कि IMF पाकिस्तान को ये बेल आउट पैकेज दे, और जब तक अमेरिका नहीं चाहता था हमें 8-9 महीने तक नहीं मिला। आपको वेनेजुएला की मिसाल देता हूं नाज़रीन, ये तेल बरामद करने वाला मुल्क है, अमेरिका तेल की कीमतें बढ़ने नहीं दे रहा, IMF की मदद से इसकी मईशत का गला भी घूंटा जा रहा है। इस वजह से मुल्क माशी मसाइल का शिकार होता है और अवाम उठ खड़े होते हैं, अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। निकोलस मादुरो
इस मुल्क का सदर था, लेकिन इसके मुकाबले पर एक और शख्स उसको खड़ा किया जाता है और अमेरिका उस शख्स की हिमायत करने लगता है। यूं IMF हुकूमत की तब्दीली के लिए अमेरिका का आला कार बनती। अब आपको जुलियन असांज याद होगा, बड़ा जाना माना नाम है। ये वही जुलियन असांज है जो विकीलीक्स का बानी था, जिसने अमेरिका के अहम राज फाश किए। इस जुलियन असांज को एक्वाडोर ने पनाह दी थी, एक्वाडोर की एम्बेसी ने। असांज 2012 से एक्वाडोर के सफारत खाने में पनाह गुज़ीर था, लेकिन फिर एक्वाडोर के माशी हालात खराब होते हैं, वहां IMF आता है। इसके बाद क्या होता है, जुलियन असांज को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो एम्बेसी जो थी एक्वाडोर की वो उसे मजीद पनाह देने से इनकार कर देती है। आप देखें किस तरह से जुलियन असांज को एक्वाडोर की एम्बेसी से घसीट के निकाला जाता है। अब एक मशहूर किताब है, जॉन पर्किंस की किताब है, इसका नाम है कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। इसमें बताया गया कि कैसे किसी मुल्क को कर्जों की दलदल में डबोया जाता है, दानिस्तन ऐसा किया जाता है। इस मुल्क में इकोनॉमिक हिटमैन या फिर माशी कातिल, ये टर्म इस्तेमाल की गई, ये भेजे जाते हैं बाय डिजाइन, जो महंगे महंगे मंसूबे पेश करते हैं। इन मंसूबों के अंदर जो है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है वो खड़े किए जाते हैं। जाली अदाद-ओ-शुमार के जरिए बताया जाता है कि फला मंसूबा लगा तो ये फायदा होगा। हुकूमतें ये महंगे मंसूबे लगाने के लिए मालियाती इदारों से कर्ज लेती हैं और जनाब यूं मुल्क मालियाती इदारों के शिकंजे में जकड़ा जाता है और इस मुल्क के वसाइल पर वो इदारा काबिज हो जाता है जिससे पैसे दिए होते हैं। अब आप देखेंगे पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान से रिलेट करें। असद उमर वजीर खजाना थे, वो IMF की सख्त शराइत मानने को तैयार नहीं थे। IMF की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर को आजाद छोड़ दिया जाए, गवर्नर स्टेट बैंक मदाखलत ना करे, लेकिन वो कर रहे थे। लेकिन जनाब अब आगे देखें क्या होता है, वही शख्सियात यानी असद उमर और गवर्नर स्टेट बैंक जो IMF के रास्ते की रुकावट थे, हटा दिया जाता है। फिर क्या होता है, वो शख्स जो IMF के लिए काम करता रहा, इसे मुशीर खजाना लगा दिया जाता है और एक और शख्स जो IMF का मुलाजिम रहा, इसे स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया जाता है। अब ना वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान के हाथ में है, ना स्टेट बैंक। हमने अपने हाथ काट कर IMF के हवाले कर दिया। नाजरीन, अब सवाल यहां पर यह है कि अमेरिका हमारे मईशत को शिकंजे में जकड़ने के बाद अपना कौन सा मकसद हासिल करना चाहता है, वो कौन सी ग्रेटर गेम है जिसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत है जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मजीद की तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा अहम नाम जिनसे आप अक्सर इस हवाले से गुफ्तगू सुनते रहते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक हिटमैन अपनी ये कार्रवाई कर, अमेरिका किस तरह से दीगर ममालिक की मईशतों को अपने शिकंजे में लेता है, इस बात को पहले भी कई दफ़ा औरिया मकबूल जान साहब दोहरा चुके हैं। मैं बहुत ममनून हूँ, उन्होंने आज वक्त निकाला और तशरीफ लाया, आपका बहुत शुक्रिया औरिया साहब। औरिया साहब, मैं पर्टिकुलरली जो मईशत की सूरत हाल है, मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा उस पर, लेकिन ये जो कोई ग्रेटर गेम है, क्या ये उसी डिजाइन की तकमील की तरफ हम जा रहे हैं? पाकिस्तान के साथ इस वक्त माशी तौर पे जो कुछ हो रहा है, हम उस ग्रेटर गेम की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं क्या सर? ग्रेटर गेम के हिस्सा हम 1947 से चले आ रहे हैं। आप जरा सा देखें कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर वजीर आजम बदले तो बदले 10 बदले, लेकिन वजीर खजाना का टेन्योर जो है बहुत सिक्योर चला आ रहा है। और वजीर खजाना की कुर्सी पर कौन लोग बैठते रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को एक इंतहाई काया किस्म का ब्यूरोक्रेट और ख़ास तौर पे उनका मंजूर नज़र जो है वो मलिक गुलाम मोहम्मद आकी कुर्सी पे बैठता है और उस दौरान में कायद आज़म चले जाते हैं, लियाकत अली खान शहीद हो जाते हैं, लेकिन वो वहीं पर बैठ रहता है। और लियाकत अली खान की शहीद होने के बाद वो शख्स जो है वो गवर्नर जनरल की कुर्सी पर बैठता है और पाकिस्तान की असम्बलियाँ तोड़ने का जिम्मेदार बनता है। वो निकलता है तो निकलने के साथ साथ एक और ब्यूरोक्रेट जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज का आदमी था और बुनियादी तौर पर केमिस्ट्री का एजुकेशन का बैकग्राउंड था, लेकिन था उनका खास आदमी चौधरी मोहम्मद अली, वो आ जाता है। चौधरी मोहम्मद अली जो है वो जैसे ही वो उस पर वजीर आजम की कुर्सी पे एलिवेट होता है, आप देखें कितने वजीर आजम बदलते रहे, ठीक है, एलिवेट होता है, लेकिन उसके साथ एक और आदमी को जो कि फिर ब्यूरोक्रेट है, अमेरिका का मंजूर नजर है, पाकिस्तान का अमेरिका में सफीर रहा है, सैयद अमजद अली, ये मुरातब अली साहब का बेटा जो है वो आता है और वो आके पाकिस्तान की इकॉनमी को उनके हाथ में आके देता है। ये आज की कहानी नहीं चली आ रही।
फिर उसके बाद 1958 में जब यूरोप का मार्शल आता है तो 3 लोगों की एक टीम है, जिम्बाब्वे टीम मुसल्लत की जाती है। एक पिकेट का चेयरमैन है, ये शर्मिला फारूकी के दादा साहब जो पहली वो होते हैं। 47 से 2019 तक का सफर कर लें। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन अदवार में जो भी माहिर मईशत आके बैठे वजारत खजाना पे वो कहीं से इंस्टॉल किए गए थे। तो सर अब जो सूरत हाल है, जो मईशत हमने उनके हवाले कर दी है, सर आगे होने क्या जा रहा है, मुझे तो इसकी फिक्र है। देखें अब तो सूरत हाल यह है कि 3 जो मेजर चीजें थी ना, और वो अब उनके हाथ में आ गए। 1982 का जो क्राइसिस है ना, आईएमएफ ने पैदा किया था, वो क्राइसिस यही था। 60s के अंदर लोन आए हैं और 1982 के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया की जो करेंसीज जो थी उसको डिवैल्यू किया है, ताकि ये जो मुल्क जिनको हमने कर्जा दिया है ये कर्जा वापस करने के काबिल न रह जाएं। और उसके बाद 82 के बाद उनका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम आया है। उसकी 3 ही बुनियादी वजूहत थी, तीनों हमने मदतों से मान लिया और अब मजीद हम मानते चले जा रहे हैं। एक तो यह है कि जब कर्जा डिवैल्यू होगा तो हमारा माल वो औने पौने दामों खरीदेंगे और जो चाहेंगे जैसे खरीदते चले जाएंगे। लेकिन बुनियादी वजह पता क्या है, जो आपने बड़ी सही बात की है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ना, वो हमें जरूरत से ज्यादा, अपनी जरूरत से ज्यादा और अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाकर खर्च करने की आदत डालता है। हमें मोटरवे की जरूरत हो ना हो, हमें मोटरवे दे जाता है कि आप तुम मोटरवे ले लो। हमें एयरपोर्ट से जरूरत है, हमें एयरपोर्ट दे जाता है कि तुम एयरपोर्ट दे लो। हम वो खर्चे करते हैं कि जो इस कौम के इस्तेदाद में शामिल नहीं होते। और वो कहते हैं कि जब 50% तो जीडीपी डेवलपमेंट के किसी काम पे खर्च नहीं करेंगे। कभी नहीं देखे ना, आपके पास पाकिस्तान मोटरवे है ना, सबसे पहले जहां आई है। इस मोटरवे के एक तरफ भी 1 करोड़ भूखे नंगे जाहिल, ना पानी, ना बिजली, ना खाना, ना सेहत, ना तालीम, दूसरी तरफ भी 1 करोड़ भूखे नंगे रहते हैं। यानी बीच में से मेरी और आपकी गाड़ियां ईंट गारे पे कहता है खर्च करो, ईंट गारे पे, बिल्कुल ठीक। मैं और ये सब वापस आपके पास आता हूं सर। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अभी हमारी जो डील हो गई 3 सालों में $6 अरब हमें मिलेगा। सर मुझे नहीं पता कि किस शर्त पे ये पैसे मिलेंगे, मेरा क्या क्या उनके पास है, उनसे हमें क्या मिलेगा और कितनी महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। जो प्रेस रिलीज आती है ये कुछ समझ में आई है आपको डॉक्टर साहब? जी देखिए, इस वक्त जो मामला तय हुए हैं ये बुनियादी तौर पर उन्हीं खतूत पर हैं जिन खतूत पर जो पिछली 5 हुकूमतें पाकिस्तान में आई 1993 से, उनके साथ मामले तय हुए थे। और उन सब में हमने देखा कि हुकूमत की तब्दीली के साथ ही नई हुकूमत ने कहा मईशत तबाह हो गई, हमें आईएमएफ के पास जाना है। अब यही फिर एक मरतबा दोहराया जाएगा और हम एक मरतबा फिर आईएमएफ के पास जाएंगे। पहले तो ये समझ लें, आप जो न्यू ग्रेड गेम की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए आईएमएफ को यूज़ कर रहा है। लेकिन जो बहुत अहम बात है, और मैं उसको एग्री करता हूँ, नोम चॉम्स्की ने यह कहा कि 9/11 के बाद अमरीका पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है। यानी जो फैसले होते हैं वो मेरी अकल से बालातर हैं। अब जब आप इसकी बात कर लें, अभी जो मायदा हुआ है, पहले तो पाकिस्तानी कौम से ये झूठ बोला जा रहा है, ये गलत है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आईएमएफ की ये शराइत है। आईएमएफ ये यकीनन चाहता है कि पाकिस्तान को मईशत को तबाह किया जाए, लेकिन आईएमएफ ने ऑफिशियली कभी नहीं कहा आपसे। उन्होंने कहा कि बजट खसारा कम करें और उसके लिए उन्होंने कहा कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, टैक्स की चोरी को रोकें, एमनेस्टी मत लाएं। हुकूमत ने कहा जनाब ये काम तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ताकतवर तबके जो पार्लियामेंट में हैं, जो काबीना में हैं, वो तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हर किस्म की आमदनी पे टैक्स नहीं लगाते, जो तीनों बड़ी पार्टियों के मंशूर का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ का भी है, और आप टैक्स की चोरी भी रोकना नहीं चाहते, तो फिर आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें, फिर क्या करेंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें। तो ये उन्होंने नहीं कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा था। ये पिछली हुकूमतों ने और मौजूदा हुकूमत ने इसलिए किया है कि आईएमएफ की जो है वो शर्त, वो वाली बात नहीं मानते कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स, यानी चॉइस ही नहीं रही ना, ये गठजोड़ है। ताकि मैं 8,000 अरब रुपया एक डिजाइन के तौर पे, और ये सब किया जा रहा है, माजरत के साथ डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काट रहा हूं, अगर ये डिजाइन के तहत किया जा रहा है और गठजोड़ है ऐसे मालियाती इदारों का और अशराफिया का, तो कोई एक सिंसियर शख्स नजर आता है आपको इमरान खान की हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में? और ये क्या साजिश इमरान खान के खिलाफ है या फिर हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ?
देखिए इमरान खान साहब जो है ना, इमरान खान जैसे लीडर जो है उनको बहुत अच्छे लगते हैं। इमरान खान का सारे ऐसे कि जिनके सामने ब्यूरोक्रेट जो है वो बड़ी शानदार किस्म की रोजी किस्म की पिक्चर जो है उसका अपने पेश करते हैं। मैं एक और आपको बताऊं, सबसे जो खतरनाक चीज़ ये है कि IMF बजाते खुद आपको कर्जा देने नहीं आता, बल्कि IMF जो है उन मकरूजों का कर्जा वापस करवाने के लिए आपको पैसे देता है। एक लफ्ज़ है वल्चर फंड, गिद्धों का फंड। आप देखें वल्चर फंड बकायदा दुनिया पूरी के अंदर स्टैब्लिश्ड है, और वो करते क्या है कि हुकूमतों के कर्जे वो बैंक खरीद लेते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने से IMF वगैरह ने बहुत अरसे से पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड, ये बॉन्ड वगैरह जो है वो वहां पर रखे हुए हैं। अब ये बॉन्ड जो है वल्चर फंड्स के हाथ में जिस वक्त आएंगे तो वो जिस वक्त चाहेंगे पाकिस्तान की मईशत है वो गिद्धों की तरह अपने हाथ में ले लेंगे, गिद्धों की तरह फंड देती है, फिर उसी तरह से नोच लेती है। और ये मकबूल जान साहब, वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये आलमी मुआहदे इस तरह के जो आलमी मालियाती इदारे देते हैं, किसकी हिमायत से हम तक पहुंचते हैं, जानेंगे इस वक्फे के बाद। सवाल नाजरीन ये है कि क्या किसी भी आलमी मुआहदे के लिए अमरीका की हिमायत लाजमी? अगर अमरीकी किसी मुआहदे से दस्तबरदार होते हैं तो क्या तमाम आलमी ताकतें इसकी ख्वाहिश की तामील करेंगी? क्या मशरक़ वस्ता में हालात एक और जंग की तरफ धकेले जा रहे हैं? ईरान के पास अमरीकी मुतालबात मानने के अलावा कोई और चारा है? ईरानी अवाम कब तक आलमी ताकतों का नवाला बनती रहेंगी? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे कबल खबर यह है कि गुज़िश्ता रोज खलीज ओमान में 4 बहरी जहाज़ों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। इनमें से 2 ऑयल टैंकर सऊदी अरब के थे। सऊदी अरब के मुताबिक दोनों जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचता है। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि ये वाक़यात परेशान कुन है और इनकी जामे तहकीकात होनी चाहिए। ईरान भी कई बार कह चुका है कि अगर इसकी तेल की बरामदात को रोका गया तो वो भी खलत से दूसरे ममालिक की तिजारत रोक सकता है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, एक बार फिर शदीद कशीदगी का शिकार है। अमेरिका ने तैयारा बरदार बेड़ा अब्राहम लिंकन तबाही के लिए बदनाम ही जो है वो 52 बमबार तैयारे हैं जो कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं, और मिसाइल शिकन पेट्रियट निज़ाम ये इलाके में तैनात कर दिया है। हालिया कशीदगी की तरफ 6 बड़ी आलमी क़ुव्वतों के साथ होने वाले एटमी मुआहदे की शिकों से दस्तबरदारी के बाद पैदा होती है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान ने खबरदार किया था कि अगर आलमी ताकतें मुआहदे की शराइत पर बातचीत करने में नाकाम रहती हैं तो ईरान 60 रोज में बुलंद सतह पर यूरेनियम की अफजाइश शुरू कर देगा, जिसके बाद आप एटम बम बनाने के करीब पहुंच जाते हैं। तो नाज़रीन, माहिर आलमी उमूर हैं मुईद यूसुफ साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या ये कशीदगी इस खित्ते को एक दफ़ा फिर जंग की तरफ ले जाएगी? मुईद साहब शुक्रिया आपके वक्त का। क्या पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका हर बार जब भी हमने देखा है कि कुछ अरसे के बाद एक अमन का एक फिजा रहती है फिर ईरान पर चढ़ाई हो जाती है, अब की बार दोबारा एक दफ़ा ईरान को जंग की तरफ धकेला जा रहा है, तो हालात कहां पर जाएंगे? ये तो अब ट्रंप साहब हैं, लेकिन कोई भी अगर राइट विंग हुकूमत आती तो ईरान के मामले पे मुझे हमेशा ये खदशा था कि ये बैक ट्रैकिंग होगी। तो ये अमेरिका की अंदरूनी सियासत का जो मामला है उसमें ईरान कभी भी पॉपुलर नहीं हो सका, और वो डील ओबामा साहब ने अपने आप को अनपॉपुलर पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल करके की थी, वो कभी भी वहां पे बहुत ज्यादा मकबूल नहीं थी डील। तो ये मैं तो इससे बहुत कोई हैरानकुन मेरे लिए बात नहीं है। डोमेस्टिक पॉपुलरिज्म के मजबूर होके शायद जो है वो इस डील को सबोटाज करना चाह रहे थे। सिर्फ इस डील के सबोटाज होने का मसला नहीं है मोहित साहब, अब जिस तरह से एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, खुदा ना खास्ता क्या हम खित्ते के अंदर किसी अस्करी तसादुम को भी देख रहे हैं? मैं अभी तो ये बात कह सकूंगा कि कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मामला जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जिस तरफ कशीदगी जा रही है, जिस तरह बढ़ रही है, देखिए ईरान का भी तो रद्द अमल आना है, और मुझे लगता है ईरान का रद्द अमल डायरेक्ट तो नहीं आएगा एक सुपर पावर के खिलाफ, लेकिन अफगानिस्तान का मामला है, अमेरिका उधर फंसा हुआ है, मुझे लगता है उधर उनकी शायद कॉस्ट बढ़ाई जाएंगी। तो ये बिल्कुल इस वक्त जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये पाकिस्तान के लिए तो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने बॉर्डर पर एक और जंग का जो समा है वो बनाओ। नहीं, मतलब ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, पाकिस्तान किस तरह से इफेक्ट हो सकता है इस पूरी कशीदगी से? ईरान का जो इस वक्त रवैया है या ईरान के जो पॉलिसीज हैं उससे पाकिस्तान को भी कुछ जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
और सऊदी अरब के ताल्लुक की वजह से ईरान की बिल्कुल उस तरह साइड नहीं ली जा सकती जिस तरह अगर आपका कोई उस तरह का मामला ना हो सऊदी अरब से। तो एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है जो पाकिस्तान ने पिछले साल दो में काफ़ी अच्छी तरह मेरे नज़दीक इसको मैनेज किया है। लेकिन अगर ये बिल्कुल ही मामला ईरान की आइसोलेशन का जंग की तरफ चल पड़ता है तो फिर तो एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल और इम्तिहान हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, खुदा ना खासा जंग की सूरत में जो ग्रोहबंदी आप देख रहे हैं वो आप क्या देख रहे हैं कि ईरान के मुखालिफ और अमेरिका के साथ जो मेजर अरब ममालिक है वो खड़े होते देख रहे हैं आप? और अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान का इत्तेहादी कौन कौन होगा इस सूरत हाल में? अगर खुदा ना खास्ता मामला जो है ऊंट इस करवट बैठा कि जंग की सूरत हाल या उस तरफ बात गई तो फिर मुझे लगता है देखिए बिल्कुल वाजे है कि अमेरिका जो है और इजराइल एक तरफ होगा, सऊदी अरब और मिस्र ओपनली तो नहीं कह सकते लेकिन ईरान से आपको उनके ताल्लुकात का पता है, और पाकिस्तान जो है उसको एक न्यूट्रल तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बहरहाल यही कोशिश करता रहेगा पाकिस्तान के जंग जो है ये इतनी ना बड़े मामला उस तरफ ना जाए कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, और कोई चारा पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर ये चीज एस्केलेट होती है डॉक्टर साहब, अगर ये चीज एस्केलेट होती है तो आलमी सतह पे इसका प्रेशर आएगा और इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी आलमी सतह पे। शाम में हमने देखा था कि शाम में एक तरफ अमेरिका था तो एक तरफ रूस था, और अगर डायरेक्टली ईरान के ऊपर किसी किस्म की जारहियत की जाती है तो फिर रशिया भी कूद पड़ेगा, और ये जो जारहियत का सिलसिला है या कशीदगी का सिलसिला है ये आलमी सतह पर पहुंच जाएगा। कशीदगी बढ़ रही है लेकिन अभी बहुत सी ऑप्शन मौजूद हैं और मेरी यही उम्मीद है कि ये ऑटोमेटिकली सफारती तौर पर हल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर हम उस तरफ गए तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक वो ग्लोबल इशू बन सकता है, शायद बनेगा भी, और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बहुत मुश्किल मरला है, बल्कि हिंदुस्तान जैसे ममालिक भी जो है वो ईरान के साथ अपना ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहते। तो ये खित्ते में इसके काफ़ी जो है वो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, इसलिए इस वक्त जो भी किया जा सके ऐसे मामले को रोकने के लिए वो करना ज़रूरी होगा मेरे नज़दीक खित्ते के तमाम ममालिक के लिए, ख़ास तौर पर हमारे लिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ईरान के अंदरूनी मामलात बहुत ख़राब हैं, भूख, अफलास, गुर्बत, ये बयान आज भी आया है कि इराक से बदतर सूरत हाल है ईरान की, क्योंकि इराक में तो सिर्फ असलहे की पाबंदी थी, यहाँ पर तो बैंकिंग सेक्टर पे पाबंदी है। ऐसी सूरत हाल में जब कोई कौम, जब कोई मुल्क इस नहज पे पहुंच जाए तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन? अब मेरे कहने का मतलब है ईरान के पास अब कौन कौन से ऑप्शन होंगे? देखिए, पहली बात तो ये बात तो मैं नहीं तस्लीम करता कि इराक से बदतर हालात, ठीक है वो सैंक्शंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ईरान आपको मालूम है कि कितनी देर से ये सैंक्शंस जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। तो उन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम ही इकोनॉमी का भी, स्ट्रक्चर, गवर्नेंस का इस तरह बना लिया है कि वो सैंक्शंस के आदी हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं उसमें डायरेक्ट ऑप्शन तो कोई नहीं है। देखिए, सुपर पावर से तो आप टक्कर नहीं ले सकते। ईरान की कोई ऐसी मजबूत फौज भी नहीं है कि वो जंग की जो है ख्वाहिश रखते हो। हाँ, इनडायरेक्टली कॉस्ट भी बढ़ाई जा सकती हैं, बैक चैनल कोई ना कोई एग्रीमेंट और डील भी हो सकती है। देखिए, अफगानिस्तान में अगर ईरान जो है वो और ज़्यादा मामलात ख़राब करता है तो वो अमेरिका का नुकसान है। इराक में भी ईरान का बहुत असर रसूख है, ऐसा हो सकता है। तो ईरान के पास ये इनडायरेक्ट कार्ड्स हैं जो मुझे कोई शक नहीं अभी इस्तेमाल हो रहे होंगे, पसे पर्दा गुफ्तगू भी किसी इनडायरेक्ट चैनल से हो रही होगी। इसी तरह होता है जब मामलात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जाते हैं तो एक ब्रिंकमैनशिप होती है, दोनों अपने अपने पत्ते खेल कर दिखाते हैं कि दूसरे के लिए बहुत नुकसान होगा अगर उन्होंने कोई जो है गलत कदम उठाया, तो वो हो रहा होगा। लेकिन बहरहाल देखिए, बात वहीं आ जाती है, ना तो इसमें खित्ते का फ़ायदा है, ना इसमें मशरिक़ वुस्ता का, ना ही मेरे नज़दीक अल्टीमेटली अमेरिका या ईरान का इस मामले को सफारी तौर पे ही हल करना होती है। तो डॉक्टर मुईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पान।